हरिशंकर उपाध्याय ने अपनी कामपति आवाज में बोलना शुरू किया। साल 2010 तक मैं इसी कचहरी का हिस्सा था। मेरा एक बेटा था, रोहित। मैंने उसे अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर पढ़ाया, उसे एमबीए करवाया। वह रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरा था। मेरे नाम और मेरी इज्जत के दम पर उसने काशी ग्रीन्स हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने प्रोजेक्ट के दम है नाम पर सैकड़ों लोगों से एडवांस पैसे लिए, लेकिन जिस जमीन पर वह प्रोजेक्ट बना रहा था वह विवादित थी। हरिशंकर जी एक पल के लिए रुके, पानी का घूंट भरा और फिर बोले, जब मामला बिगड़ने लगा और पुलिस जांच शुरू हुई तो रोहित फंसने लगा। उसने एक चाल चली थी। कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मेरे नाम पर बनवा रखे थे। उसका कहना था कि उसका सिबिल स्कोर खराब है और मेरा नाम बाजार में चलता है, इसलिए मेरे नाम से काम आसान होगा। मुझे अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए मैंने कभी कागजों की जांच नहीं की। उस काली रात को याद करते हुए हरिशंकर जी की आवाज भर्रा गई। उस रात रोहित मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि पापा, मुझे जेल जाने से डर लगता है। मेरी नई शादी हुई है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, कानून आपके साथ नरमी बरतेगा। मैं वादा करता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार ये इल्जाम अपने सिर ले लीजिए। मैं बाहर रहकर सब संभाल लूंगा और आपको जल्द ही जमानत पर बाहर निकाल लूंगा। मैं एक वकील था माय लॉर्ड। मैं जानता था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 406 यानी अमानत में खयानत के तहत मुझे क्या सजा हो सकती है। मैं जानता था कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं वकील नहीं, एक लाचार बाप बन गया। पुत्र मोह ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैंने सोचा कि मेरा जीवन तो अब वैसे भी ढलान पर है, बेटे का जीवन बच जाएगा। मैंने कोर्ट में कबूल कर लिया कि सारी गलती मेरी थी। बेटे को बचाने के लिए मैंने अपनी वकालत, अपनी इज्जत, अपनी काली कोट सब कुर्बान कर दी। हरिशंकर जी को 5 साल की सजा हुई। वे नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए। उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई ताकि निवेशकों का पैसा चुकाया जा सके, लेकिन असली सजा जेल नहीं थी माय लॉर्ड। हरिशंकर जी की आंखों से आंसू अब दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। सजा वो थी जो मुझे रिहाई के बाद मिली। जब मैं साल 2016 में जेल से बाहर आया तो मुझे लेने कोई नहीं आया। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा तो देखा वहां ताला लगा था और किसी और का नाम लिखा था। पड़ोसियों ने बताया कि रोहित ने सब कुछ बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, नंबर बंद था। मैं अपनी ही देहरी पर पराया हो गया था। मेरा घर, मेरी किताबें, मेरा सम्मान, सब कुछ मेरा बेटा ले गया था। पिछले 7 सालों से मैं इसी कोर्ट के बाहर बैठा हूं, उसी मंदिर के पास, इस उम्मीद में नहीं कि मेरा बेटा वापस आएगा, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद कानून अपनी गलती सुधारेगा या शायद मौत मुझे रिहा कर दे। मैं रोज यहां वकीलों को आते जाते देखता हूं और अपनी जवानी के दिन याद करता हूं। पूरा कोर्ट रूम निशब्द था, पिन ड्रॉप साइलेंस। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जज साहब की आंखें भी नम थीं। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। एडवोकेट हरिशंकर जी, जज विक्रमजीत सिंह ने कहा, कानून अंधा होता है, यह सुना था, लेकिन आज देख लिया कि कभी कभी हम इंसान भी अंधे हो जाते हैं। आपने एक पिता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आपके बेटे ने इंसानियत की हत्या की है। आपने कानून का सम्मान किया, लेकिन कानून आपके साथ न्याय करने में चूक गया। जस्टिस विक्रमजीत ने तुरंत प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति और अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पुराने केस को फिर से खोलने का आदेश दिया। मैं, विक्रमजीत सिन्हा, जिला सत्र न्यायाधीश, आज यह आदेश देता हूं कि इस मामले की फिर से निष्पक्ष जांच हो। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह तत्काल एक विशेष जांच दल गठित करे। जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद ली जाए और भगोड़े रोहित उपाध्याय को, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढकर लाया जाए। इसके साथ ही जज साहब ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अनुरोध किया, हरिशंकर जी अब भिखारी नहीं है,
ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। इनका पुनर्वास बार एसोसिएशन की नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक इनका घर वापस नहीं मिलता और इन्हें इनका हक नहीं मिलता, ये बार के गेस्ट हाउस में रहेंगे। इनका सारा खर्च बार एसोसिएशन उठाएगा। वहां मौजूद हर वकील ने मेज थपथपाकर इस फैसले का स्वागत किया। जो वकील उन्हें कल तक पागल समझते थे, वो अब अपनी कुर्सियों से उठकर उनके पास आ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। अगले दिन के अखबारों में यह कहानी प्रमुखता से छपी। हेडलाइन थी कि बाप बना ढाल, बेटा निकला कपूत, जज ने किया न्याय का प्रायश्चित। सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी। प्रशासन पर दबाव बढ़ा। पुलिस ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। विशेष जांच दल ने पुराने दस्तावेजों को खंगाला। साइबर सेल की मदद ली गई। पता चला कि रोहित लंदन में नहीं, बल्कि नाम बदलकर दुबई में रह रहा था। वहां वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था और विलासिता का जीवन जी रहा था। भारतीय दूतावास और प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। कूटनीतिक दबाव और पुख्ता सबूतों के आधार पर 3 महीने के भीतर रोहित को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। तारीख थी 12 मार्च 2024। वही कोर्ट रूम नंबर 4, वही जज विक्रमजीत सिंह। लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह बदल चुका था। हरिशंकर जी अब फटे कपड़ों में नहीं थे। उन्होंने एक साफ सुथरा काला कोट और सफेद बैंड पहन रखा था। बार एसोसिएशन ने सम्मानपूर्वक उनका लाइसेंस रिन्यू करवा दिया था। उनके चेहरे पर अब लाचारी नहीं, बल्कि एक गंभीर शांति थी। कटघरे में उनका बेटा रोहित खड़ा था। वह रईस ज्यादा नहीं लग रहा था। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, सिर झुकाए, वह अपने पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जज ने रोहित से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? रोहित चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुरानी फाइलों में दबे उसके असली हस्ताक्षर, बैंक ट्रांजैक्शन और पिता के नाम पर की गई धोखाधड़ी के सबूत अब सामने आ चुके थे। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि असली मास्टरमाइंड रोहित ही था और उसने अपने पिता के विश्वास का आपराधिक हनन किया था। जज विक्रमजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत में सन्नाटा था। अभियुक्त रोहित उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 467 यानी बहुमूल्य सुरक्षा की जालसाजी और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है। चूंकि इसने न केवल जनता के साथ धोखा किया, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया और अपने पिता के जीवन को नर्क बना दिया, यह अदालत इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही पिता की बेची गई पैतृक संपत्ति को अवैध घोषित कर उसे पुनः हरिशंकर उपाध्याय के नाम हस्तांतरित करने का आदेश देती है। इसके अलावा रोहित की जब्त की गई संपत्ति से पिता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। फैसले के बाद जब पुलिस रोहित को ले जा रही थी, वह एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता की तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पिता, जिसने एक बार उसके लिए जेल काटी थी, आज फिर पिघल जाएगा। शायद वह माफी की भीख मांगना चाहता था।